नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही तीव्र भावना पर बात करने वाले हैं। हाँ, अत्यधिक क्रोध, जिसे रात भी कहते हैं। बिल्कुल, ये वो चीज़ है जो हम सबने शायद कभी ना कभी महसूस की हो, लेकिन ये आम गुस्से या झुंझलाहट से कहीं ज़्यादा है। सही बात है। अक्सर लोग इन दोनों में फर्क नहीं कर पाते। गुस्सा तो देखिए एक सिग्नल भी हो सकता है। हाँ, एक चेतावनी जैसा, पर ये रात, ये तो कुछ और ही है। बिल्कुल, एक बेकाबू तूफान समझिए इसे। और इसी तूफान को समझने के लिए आज हम आदि के लिखे एक लेख का सहारा ले रहे हैं, जिसका नाम है अत्यधिक क्रोध, परिभाषा और नियंत्रण। हाँ, बहुत अच्छा लेख है ये। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस लेख के जरिए समझें कि ये आखिर है क्या, इसके पीछे क्या हो सकता है। और क्या इसे संभालना मुमकिन भी है या नहीं? कई बार वो मुहावरा इस्तेमाल होता है ना, मेरा तो खून खौल गया। हाँ, लगता है वो शायद इसी रैत के दरवाजे पर दस्तक देना है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है, जैसा लेख भी बताता है, कि ये जो उबलता हुआ गुस्सा है ना, इसके नीचे अक्सर कुछ और ही दबा होता है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ बाहरी रिएक्शन नहीं है। नहीं, ये अंदर कुछ गहरा चल रहा है, उसका नतीजा हो सकता है। तो चलिए इसी परत को हटाते हैं पहले। लेख के हिसाब से ये रैथ या अत्यधिक क्रोध, ये गुस्से का वो रूप है जो बिल्कुल काबू से बाहर है। हाँ, विनाशकारी, और जिसके पीछे ना बदला लेने की, सजा देने की एक बहुत तेज इच्छा होती है। तो ये किसी गहरी चोट या कोई नाइंसाफी हुई हो या खतरे की भावना, उसकी प्रतिक्रिया में पैदा होने वाली एक विस्फोटक ऊर्जा है। बिल्कुल। और ये ऊर्जा सिर्फ महसूस नहीं होती, ये बाहर निकलना चाहती है, एकदम फौरन, और अक्सर जरूरत से ज्यादा ही। लेख इसे एक आग की तरह बताता है ना। हाँ, जैसे गुस्से की एक चिंगारी से भड़क कर सब कुछ जला देना चाहती हो। गुस्सा शायद सिर्फ इशारा करे कि यहाँ कुछ गलत है, लेकिन रैथ चीखता है कि इसे खत्म कर दो। बिल्कुल, इसमें समाधान कम, तबाही की नीयत ज्यादा होती है। अब लेख में ये भी बात है कि दार्शनिक नजरिए से देखें तो ये हमारी सोचने समझने की शक्ति, मतलब तर्क का एक तरह का पैरालिसिस है, अस्थायी। हाँ, बिल्कुल। हमारी जो आदिम भावनाएं हैं वो हावी हो जाती है। जैसे ये कहना कि मैं इस नाइंसाफी से गुस्सा हूं, और ये कहना कि मैं इस नाइंसाफी के जिम्मेदार लोगों को बर्बाद करना चाहता हूं। इनमें जो फर्क है, वही गुस्से और रैथ का फर्क है। और यहीं पर लेख एक बहुत रोचक बात कहता है कि ये रैथ अक्सर एक नकाब होता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये हमारे लड़ो या भागो वाले सिस्टम का लड़ने वाला एक्सट्रीम रिएक्शन है। अच्छा। लेकिन कई बार ये एक सेकेंडरी भावना होती है। मतलब ये दुख, डर, शर्म या लाचारी जैसी जो ज्यादा नाजुक भावनाएं हैं ना, उनको ढकने का काम करती है। हाँ, उनको छुपाने के लिए। ये तो काफी सोचने वाली बात है। मतलब जो इंसान एकदम गुस्से से फटा जा रहा है, हो सकता है वो अंदर से डरा हुआ हो या शर्मिंदा हो। बिल्कुल मुमकिन है। लेख इसी तरफ इशारा करता है। और अगर ये हालत लंबे समय तक रहे ना, तो ये गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बन सकती हैं, जैसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर या इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर। बाप रे। हाँ, ये मन के लिए एक जहर जैसा है, उसे लगातार बेचैन रखता है। और इसका असर सिर्फ मन तक ही तो सीमित नहीं रहता होगा, शरीर पर। यकीनन। लेख बताता है कि जब क्रोध का तीव्र दौरा पड़ता है तो शरीर में एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स की बाढ़ आ जाती है। दिल की धड़कन तेज, ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है। मतलब शरीर एक तरह के इमरजेंसी मोड में चला जाता है। और अगर ये बार बार होता रहे तब नतीजे गंभीर हो सकते हैं। लेख साफ कहता है कि लंबे समय तक मन में दुश्मनी पालना, बार बार भयंकर गुस्सा आना, ये सब दिल की बीमारियों से जुड़ा है। हार्ट अटैक, स्ट्रोक। हाँ, और यहाँ तक कि इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो सकता है। ये शरीर को धीरे धीरे अंदर से खोखला करता है। शरीर और मन की बात हो गई। समाज पर इसके असर के बारे में लेख क्या कहता है? ये हमेशा बुरा ही होता है क्या? देखिए, ये एक दो धारी तलवार है, जैसा लेख में बताया गया है। अच्छा, कैसे? जब इसे सही दिशा दी जाए, एक सामूहिक न्यायपूर्ण रोष के रूप में, मतलब जब सब मिलकर किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। हाँ, जिसे राइचस इंडिग्नेशन कहते हैं। बिल्कुल। तो ये सामाजिक बदलाव ला सकता है। इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ज्यादा खतरनाक है ना? हाँ, बिल्कुल। जब ये बेकाबू हो जाता है तो यही रौथ, हिंसा, नफरत, वो भीड़ वाली मानसिकता होती है ना, मॉब मेंटालिटी। हाँ, और समाज का ताना बाना टूटना इन सब का कारण बनता है। ये रिश्तों को, परिवारों को, समुदायों को तबाह कर सकता है। फिर बातचीत की, सहानुभूति की कोई गुंजाइश नहीं रहती, सिर्फ आक्रामकता। बिल्कुल। आपने शुरू में आध्यात्मिक पहलू का भी जिक्र किया था। लेख इस बारे में क्या कहता है?
हाँ, कई भारतीय परंपराओं में, जैसे बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इनमें क्रोध को एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक जहर माना गया है, एक बाधा। जहर? हाँ, लेख बताता है कि ये आत्मा को अहंकार से बांधता है, नकारात्मक कर्म पैदा करता है और इंसान की जो अंदरूनी शांति है उसे भंग कर देता है। इसे एक तरह का आध्यात्मिक अज्ञान भी कहा गया है। हाँ, बिल्कुल। जहां इंसान आपसी जुड़ाव भूल जाता है और सिर्फ अपने मैं और अपनी चोट पे अटक जाता है। ये सब जानकर लगता है कि रात के नैतिक पहलू पर भी सोचना जरूरी है। क्या गुस्सा हमेशा नैतिक रूप से गलत ही होता है? लेख के नजरिए से देखें तो रात लगभग हमेशा गलत कामों की तरफ ले जाता है, क्योंकि वो विनाशकारी है। हाँ, और वो अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ है। अक्सर जरूरत से ज्यादा बड़ी विनाशकारी प्रतिक्रिया होती है। तो नैतिक चुनौती यही है कि गुस्से के पहले सिग्नल को पहचाने कि हाँ, कुछ गलत हुआ है। बिल्कुल, लेकिन उसे उस विनाशकारी रात में बदलने से रोकें जो सिर्फ बदला लेना चाहता है, सुधार नहीं। हाँ, मतलब गुस्सा एक जानकारी है, पर उस जानकारी पर एक्शन कैसे लेना है वो सोच समझ कर तय करना होगा। बिल्कुल, लेख यही कहता है, क्रोध की आंधी में लिया गया फैसला शायद ही कभी सही मायने में न्यायपूर्ण होता है, क्योंकि वो तर्क से नहीं, भावना से प्रेरित होता है। हाँ, तीव्र व्यक्तिगत भावना से। लेख कुछ सिद्धांतों की बात करता है जिनके आधार पर क्रोध को परखा जा सकता है, जैसे क्या ये दूसरों की गरिमा का सम्मान करता है? रॉथ तो अक्सर नहीं करता, वो तो दूसरों को नफरत की चीज बना देता है। सही कहा। और दूसरा सिद्धांत, नुकसान कम करना, हार्म रिडक्शन। हाँ, बेकाबू क्रोध तो नुकसान को बढ़ाता ही है, जिसका निशाना है उसका, खुद का और आसपास के लोगों का भी। तो क्रोध को संभालने का पहला कदम ही है नुकसान को कम करना। कैसे? भावना और प्रतिक्रिया के बीच थोड़ी सी जगह बनाकर, थोड़ा वक्त लेकर। लेख में ये बात भी दिलचस्प है कि क्रोध भले ही उस पल में कितना ही सच्चा लगे, वो अक्सर डर या दुख जैसी असली, ज्यादा नाजुक भावनाओं का कवच होता है। हाँ, और सच्ची ईमानदारी शायद उस छिपी हुई भावना को स्वीकार करने में है। और करुणा, रॉथ और करुणा तो एकदम विपरीत हैं। बिल्कुल, दो ध्रुव। लेख के अनुसार करुणा दुख को समझना और कम करना चाहती है, जबकि रॉथ वो दुख देना चाहता है। तो खुद के लिए और शायद जिसने चोट पहुंचाई है उसके लिए भी करुणा का भाव पैदा करना। हाँ, वो रॉथ का सीधा तोड़ हो सकता है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब गुस्सा एकदम सिर पर चढ़ा हो तब ये सब याद रखना या करना बहुत मुश्किल होता होगा। मुश्किल तो होता है, बिल्कुल। इसीलिए लेख इसे काबू में रखने के कुछ व्यावहारिक तरीके भी सुझाता है। हाँ, ये जानना जरूरी है। और लेख का मुख्य जोर इसी पर है कि गुस्से की ऊर्जा को रॉथ बनने से पहले ही संभाला जाए। अच्छा, पहला कदम? सबसे पहला और जरूरी कदम है आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। हमें ये पहचानना होगा कि हमारे अपने ट्रिगर्स क्या हैं, कौन सी बातें, कौन सी स्थितियां हमें आसानी से भड़का देती हैं। और जब महसूस हो कि हाँ, पारा चढ़ रहा है, तब क्या करें? पहला कदम है रुकना, फौरन रिएक्ट करने से बचना। हाँ। लेख कहता है कि उस सिचुएशन से थोड़ा हट जाइए, 10 तक गिन लीजिए या बस अपने आती जाती सांस पर ध्यान लगाइए। ये छोटा सा ब्रेक भी दिमाग को थोड़ा ठंडा होने का मौका दे सकता है। और वो चेतावनी के संकेत, उन्हें पहचानना भी जरूरी है। शरीर कैसे बताता है? हाँ, बहुत जरूरी। लेख इनका जिक्र करता है। शारीरिक संकेतों में जैसे जबड़ा भींचना, मुट्ठियां कसना, दिल तेज धड़कना, शरीर में गर्मी लगना। और भावनात्मक संकेतों में जैसे उसी घटना के बारे में बार बार सोचना, चिड़चिड़ापन बढ़ना या झगड़े के मौके ढूंढना। ये सब इशारे हैं कि गुस्सा अब रैथ बन सकता है। लेख में 90 सेकंड रूल का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? ये एक दिलचस्प न्यूरोलॉजिकल फैक्ट पर आधारित है। अच्छा। लेख बताता है कि किसी भावना की जो पहली केमिकल लहर दिमाग में उठती है ना, वो करीब 90 सेकंड तक रहती है। सिर्फ 90 सेकंड? हाँ, वो पहली तीव्र लहर। तो अगर आप सचेत रूप से फैसला करें कि इन 90 सेकंड्स में आप उस गुस्से वाले विचार या भावना के लूप में वापस नहीं जाएंगे, तो वो लहर गुजर सकती है। मतलब गुस्सा गायब नहीं होगा, पर उसकी वो विस्फोटक धार कुंद हो सकती है। आपको सोचने का थोड़ा मौका मिल सकता है। ये सुनने में तो बहुत कारगर लगता है। बस 1.5 मिनट तक खुद को संभालना है। और कोई तरीके हैं? एक है सोमैटिक रिलीज, मतलब शारीरिक ऊर्जा को निकालना। वो कैसे? जब बहुत गुस्सा महसूस हो रहा हो तो तेजी से कोई फिजिकल एक्टिविटी करना, जैसे दौड़ना, वजन उठाना या शायद अकेले में तकिए में मुक्के मारना। हाँ, ताकि वो एनर्जी निकल जाए बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल।
और पर्सपेक्टिव शिफ्ट, नजरिया बदलना। हाँ, खुद से ये सवाल पूछना कि जिस बात पर मैं अभी इतना भड़का हुआ हूँ, क्या वो 5 मिनट बाद मायने रखेगी, 5 दिन बाद, 5 साल बाद? हाँ, लेख के अनुसार ही अक्सर चीजों को उनकी सही जगह पर रखने में मदद करता है, उनका भावनात्मक बोझ कम कर देता है। ये तरीके तो बड़ों के लिए हो गए। बच्चों को ये सिखाने के बारे में भी कुछ बताया गया। हाँ, लेख इस पर भी बात करता है। बच्चों को अपनी भावनाओं को नाम देना सिखाना बहुत जरूरी है कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। हाँ, और उन्हें ये बताना कि गुस्सा महसूस करना ठीक है। फिर उन्हें उस गुस्से को निकालने का एक सुरक्षित और रचनात्मक तरीका देना। जैसे जब तुम्हें मारने का मन करे तो चलो इस कुशन को मारते हैं, या चलो अपने गुस्से को कागज पर बनाते हैं। इससे भावना को स्वीकृति भी मिलती है और उसे संभालने का रास्ता भी। इन सब तरीकों को जीवन के बाकी मूल्यों से कैसे जोड़ा जा सकता है, जैसे घमंड, ईर्ष्या, क्षमा? हाँ, लेख बताता है कि रात का गहरा संबंध अक्सर बेकाबू अहंकार या घमंड से होता है, खासकर जब हमें लगता है कि हम पर कोई पर्सनल अटैक हुआ है। ये ईर्ष्या से भी भड़क सकता है या अन्याय की तीव्र भावना से, और जाहिर है ये क्षमा, धैर्य, करुणा जैसे गुणों के बिल्कुल विपरीत है। तो रात को समझना हमें इमोशनल रेगुलेशन की जरूरत सिखाता है। बिल्कुल, एक संतुलित और शांत जीवन के लिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन वो दुविधा फिर सामने आती है, न्याय की मांग और अहिंसा, इसमें संतुलन कैसे हो? ये वाकई एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसका हल सुझाता है हमें असर्टिव यानी दृढ़ गुस्से और अग्रेसिव यानी आक्रामक रैथ के बीच फर्क करना सीखना होगा। अच्छा, दृढ़ गुस्सा क्या करता है? दृढ़ गुस्सा अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सीमाएं तय करने, समाधान खोजने और गलतियों को शांति से ठीक करने में करता है। और आक्रामक रैथ? वो सिर्फ सजा देना और तबाह करना चाहता है। तो लक्ष्य होना चाहिए न्याय के लिए एक योद्धा बनना, न कि क्रोध का गुलाम। बहुत अच्छी बात कही। और फैसले लेने के बारे में, क्या गुस्से में लिए गए फैसले कभी सही हो सकते हैं? लेकिन इस मामले में बहुत साफ है, कभी भी गुस्से की गर्मी में कोई बड़ा फैसला ना लें। क्यों? आपका गुस्सा एक जरूरी जानकारी दे रहा है कि कुछ गड़बड़ है। ये एक महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट है। लेकिन उस गड़बड़ को ठीक कैसे करना है, इसका फैसला ठंडे दिमाग से लेना चाहिए। बिल्कुल स्पष्टता, तर्क और रणनीति के साथ, जब भावनाओं का गुबार शांत हो चुका हो। गुस्से की ऊर्जा को ईंधन की तरह इस्तेमाल करें, पर गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील अपने तार्किक मन के हाथ में ही रखें। बिल्कुल, ये सारी बातचीत वाकई दिखाती है कि रैथ कितनी जटिल, शक्तिशाली और बहुआयामी भावना है। हाँ, इसे सिर्फ बुरा कहकर खारिज नहीं कर सकते, इसे समझने की जरूरत है। तो अगर हम आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटें, हमने आदि के लेख के आधार पर समझा कि अत्यधिक क्रोध या रैथ सिर्फ तेज गुस्सा नहीं है। नहीं, ये बेकाबू है, विनाशकारी है, और इसका मकसद अक्सर बदला लेना होता है, समाधान खोजना नहीं। हमने इसके कई आयाम देखे, मन, शरीर, समाज, आध्यात्मिकता, सब पर असर। और ये भी देखा कि ये अक्सर डर या शर्म जैसी गहरी भावनाओं का नकाब भी हो सकता है। और सबसे जरूरी, हमने इसे संभालने के कुछ व्यावहारिक तरीके देखे। हाँ, जैसे आत्मजागरूकता, चेतावनी संकेतों को पहचानना, रुकना, वो 90 सेकंड नियम, नजरिया बदलना, ये सब कारगर हो सकते हैं। और अंत में ये याद रखना अहम है कि गुस्से के सिग्नल को समझकर उसकी ऊर्जा को रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करना है। उसे विनाशकारी रात में बदलने से रोकना है। गुस्से की आग को मशाल बनाना है, जंगल की आग नहीं। बिल्कुल सही कहा। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी जो लेख के विश्लेषण से ही उभरता है। जरूर। जरा सोचिए, क्या व्यक्तिगत स्तर पर अपने क्रोध पर काबू पाना किसी तरह व्यापक सामाजिक शांति से जुड़ता है, या फिर अन्याय का सामना करते हुए भी उस व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव विकसित करने की चुनौती कितनी गहरी है? शायद इन सवालों पर विचार करना हमें इस शक्तिशाली भावना और इसे प्रबंधित करने की जरूरत को और बेहतर ढंग से समझने में मदद करे। बहुत ही गहरे और जरूरी सवाल हैं ये। और इसी विचार के साथ आज की हमारी एक गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।